अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ की हम बात कर रहे थे। तो सबसे जो मेजर काज है इसकी वो मोटापा है, ओबेसिटी जिसको कहते हैं हम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डाइट प्लान, कौन सी खुराक जो है वो मौजू है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर फैट बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए क्या मौजू खुराक है आपकी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है और विजरल फैट क्या है। तो आए चलते हैं डॉक्टर वकास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी बात साहब कैसे। तो आप बताएं ज़रा बीएमआई और विजरल फैट के बारे में थोड़ा। हाँ, जैसे आगे आपने बोला है कि डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह दुनिया में वो मोटापा है। और मोटापा क्या है, बीएमआई क्या है, विसरल फैट क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है इसके साथ। बीएमआई कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स को। आसान इस्लाम में ये है कि हम इंसान का उसके कद के हिसाब से जो वज़न होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है और देखा जाता है वो कितना आ रहा है। इसका जो वैल्यूज़ हैं नॉर्मल वेट की, वो होती है 18.5 से लेके 25 तक, ठीक है। इसके दौरान जो आपका ये इंडेक्स आ रहा है, आपका कद का वज़न आपके हिसाब से जो आता है, वो एक नॉर्मल वेट में कैटेगराइज़ होता है। ये जो है एशिया के अलावा है। जी। एशियन पॉपुलेशन के लिए जो नॉर्मल वेट है वो 18.5 से लेके 23 तक होता है बीएमआई, ठीक है। तो अगर एशियन पॉपुलेशन में अगर देखते हैं वो 23 से अबव आता है, 23 से 27 के दरमियान में आता है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स या बंदा ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। जी। इसी तरह बाकी एशिया के अलावा देखा जाए तो 25 से 30 के दरमियान में आता है, तो वो उसका बीएमआई तो वो ओवरवेट में आता है। जी। और अगर 30 से अबव आता है तो इट्स मीन कि वो ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है। हाँ इसी तरह जी। एशियंस में 27 से अबव आता है तो इसका मतलब है कि वो ओबेसिटी या मोटापे का शिकार है। तो ये चीज़ें वगैरह अगर इस तरह का इंडेक्स आपका आता है, आपके कद के लिहाज से आपका वज़न ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप हार्ट अटैक, डायबिटीज़ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रोक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है आने वाले वक़्त में। और जहाँ तक आपने विसरल फैट के बारे में बात की, विसरल फैट क्या होता है? जिस्म में चर्बी 2 तरह से आप देख सकते हैं अपने आप पे, एक होती है सबक्यूटेनियस, एक होती है विसरल। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जी। जी। सबक्यूटेनियस का मतलब होती है वो चर्बी की किस्म जो कि आप अपने खुद महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपने जिल्द को उठाते हैं, तो ये जो तह है ये सबक्यूटेनियस है। जी। ये जो पेट पे ये जगह है, ये सबक्यूटेनियस है। मतलब ये चर्बी जो आप महसूस कर सकते हैं, जो जिल्द के नीचे जो चर्बी की तह है, उसको हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। विसरल चर्बी क्या होती है? वो चर्बी जो आपके पेट के हिस्से में जो अज़ा हैं, हाँ जिसमें जी। गुर्दे आ जाते हैं, जिगर आ जाता है, ये वगैरह, इनके ऊपर जो चर्बी होती है, इसको विसरल कहते हैं। आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन ये आपके ऊपर होती है, और ये अगर चीज़ आपके साथ रहती है, तो ये आने वाले वक़्त में कुछ सिंड्रोम्स की तरफ लेकर जाती है, जिसमें नालियों का, खून की नालियों का तंग होना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, ये इन चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाती है। अब इसको नापने का तरीका ये होता है, इसको देखने के लिए होता है, कुछ डॉक्टर तो ये है कि इमेजिंग टेस्ट बता देते हैं कि इमेजिंग की वजह से पता चल जाता है कि आपके पेट में फैटी लिवर है या नहीं है। जी। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम मर्द या औरत को कहते हैं कि वो अपनी कमर को नापे इंच टेप के साथ। तो सर। इंच टेप के साथ अगर मर्द की बात की जाए, एशियन पॉपुलेशन के अलावा, तो उसमें ये होता है मर्द की जो कमर का साइज़ है वो 40 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 40 इंच है। इसी तरह औरत की जो कमर का साइज़ है वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एशिया के अलावा। बाकी बड़े आज़मों की बात है, क्योंकि जो एशिया के लोग हैं वो कद-काठ और जिसामत में उनसे थोड़े कम होते कम हैं। है जी। अगर एशियन पॉपुलेशन की बात की जाए तो एक औरत का जो कमर का साइज़ है वो तकरीबन 31.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह मर्द की कमर का जो तनासुब है वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है तनासुब है हाँ जी। देखने के लिए। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि अगर बीएमआई आपने कैलकुलेट करना है तो वो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। हुँ, बीएमआई वो गूगल कैलकुलेट करके आप बता देता है आपको। हुँ, आपने सिर्फ अपना वेट और हाइट डालनी होती है उसमें। बिल्कुल। तो आगे जब हम बात कर रहे हैं मोटापे की, तो इसमें जो बुनियादी अज्जा हैं डाइट में होने चाहिए वो कौन से हैं। हाँ, इसमें 3 बड़े और बाकी छोटे जो अज़्ज़ा हैं उसमें आता है, बड़ों में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्ता जिसको कहते हैं, प्रोटीन जिसको ह्यातीन कहते हैं, 30 से 90 पे चर्बी या फैट। ये 3 बड़े, और बाकी इसी तरह मल्टीविटामिन्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं जो आपको फलों, फ्रूट से, इन जगहों से मिलते हैं।
ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं बॉडी के लिए। जिस तरह एक इमारत को बनाने के लिए रेत, बजरी, ईंट की ज़रूरत होती है, इसी तरह ये चीज़ें वगैरह इसमें ज़रूरत होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपका नशास्ता है, जी। प्रोटीन्स आपकी जो है वो हयातीन, और चर्बी जो है वो फैट आती है। तो इसके मुख्तलिफ ज़राए हैं जहाँ हम्म। से आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है एक, तो हम्म। उसके लिए सबसे मौजूद डाइट प्लान क्या होगा? ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने बताया 3 बड़े ब्लॉक्स हैं आपके, ठीक है? जी। नशास्ता जो है इसकी जो बड़ी जो सोर्स है वो रोटी, चावल, फल, दूध, दही। इसी तरह प्रोटीन की सोर्स क्या है? मुर्गी, मछली, अंडा, दालें, बीन्स, ठीक जी। है? फलियाँ जिनको कहते हैं। और चर्बी जो होती है वो नेचुरली जिस्म खुद भी बना रहा होता है, जिगर। और दूसरा जो है आप उसको अपनी डाइट से भी ले, इसमें आपका बड़ा गोश्त आ जाता है, उसके अंदर चर्बी है। जी। छोटा गोश्त आ जाता है, ठीक है? इसी तरह आप तेल की सूरत में चर्बी लेते हैं। जी। जी। ये मुख्तलिफ ज़राए हैं। तो अब जो मौजूद डाइट है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में होना चाहिए, अब उससे पहले डाइट पे जाने से पहले मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करता चला हूँ कि हम जो खुराक ले रहे होते हैं उसमें एनर्जी का तो तनासुब है, उसको मेजरमेंट के लिए एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जी। जी। जिसको हम कहते हैं कैलोरीज। तो अच्छा। कैलोरीज क्या, कैलोरीज ये हैं कि आप जो खुराक ले रहे हैं, चाहे फल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, उसके अंदर मौजूद कितनी एनर्जी है, कि एनर्जी या ताकत है, उसको नापने के लिए हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं कैलोरीज। हम्म। तो अब हर खुराक की एक डिफरेंट कैलोरी, हर आइटम की एक डिफरेंट कैलोरीज होती हैं। और अब वो कैलोरीज को हम कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स को कितनी लेनी चाहिए, जी। एक नॉर्मल मर्द या औरत को कितनी लेनी चाहिए। हाँ जी। तो एक नॉर्मल मर्द या औरत के लिए जो कि डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए नॉर्मल जो कैलोरीज का इनटेक है एक औरत के लिए वो 2000 तक है। और जो मर्द है उसके लिए 2500 तक कैलोरीज है। वो इतनी कैलोरी है जिससे जिसके जरिए वो अपना एक नॉर्मल वेट जो है वो रिटेन रख सकता है। जी। और जी। ये अकॉर्डिंग टू NHS है, जो कि इदारा है यूके, उनकी रिसर्च है। जी। दूसरा, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए हम जो कैलकुलेट करते हैं एडीए आईडीएफ, जो बड़े इदारे हैं, वो उसको कहते हैं कि 1400 से 1600 कैलोरीज होनी चाहिए, 1400 से 1600 कैलोरीज के दरमियान उसका ये होना चाहिए। इसी हम्म। तरह वेट लॉस के लिए आपकी जो कैलोरीज है वो 600 से लेके 1000 तक है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की हाइट, बीएमआई क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर एडजस्ट किया जाता है। सही। तो इसमें लोग कहते हैं कि जिसको मोटापा है या जो लोग मोटापे का शिकार हम्म। हो रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है उनका, तो वो कह डॉक्टर लिख के देता है उनको कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है इसका, हम्म। तो वो परमानेंट एक मेडिसिन लगा देता है जो पेशेंट को सारी ज़िंदगी लेनी होती है। तो हम्म। आप ये कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, डॉक्टर जो है जब पेशेंट डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव है या उसका वजन ज़्यादा हुआ है, ओबेसिटी है, उसको क्या जी। करता है, कुछ टेस्ट लिख के देता है। उसमें लिपिड प्रोफाइल बहुत अहम चीज़ है। हम्म। लिपिड प्रोफाइल जो है वो आपको बता, उसमें मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म है, इसमें एलडीएल आ जाता है, वीएलडीएल आ जाता है, फिर उसके बाद एचडीएल आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं। हम्म। ये इनके लेवल्स हैं नॉर्मल जो कि बॉडी में होने चाहिए, जिसमें जो आपके बीएल जो होता है, डीएल, एलडीएल जो होता है, ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल कैटेगराइज होता है। जी। एचडीएल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल्स में शुमार होते हैं। हम्म। तो इनके मुख्तलिफ ज़राए हैं हासिल करने के लिए। अगर ये विदिन नॉर्मल रेंज में है तो आप बीमारियों से बचे में हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो इट्स मीन कि आप आने वाले वक्त में स्ट्रोक, हार्ट अटैक या इसकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको खून की नालियों का तंग होना, विसरल फैट के बढ़ जाने में, और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे इसको बढ़ाने में जो है इनका किरदार होता है। जी। ठीक है? तो इसमें जी। इसमें अब आपने बताया है कि मैन और वुमेन के लिए कितनी कैलोरीज हैं, हुँ। आपने फिगर्स बताए हैं। जी। तो एंड पे मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है या किस टाइम पे करना ज़्यादा मौजू है उनके लिए? देखें, अब एक्सरसाइज के लफ्ज़ से बहुत से लोग नाश्ना होते हैं। हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जिनकी मतलब उनका अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है इसके हवाले से। जी। अब ऐसे लोग जिनको एक्सरसाइज लफ्ज़ का मालूम ही नहीं है, ऐसा बंदा जो मज़दूर है, अनपढ़ है, जिसको पता ही नहीं इन चीज़ों का, वो तो उसमें ये है कि हम उनको यही बताते हैं, अगर आप नॉर्मल वॉक जो करते हैं, आप चहलकदमी जो कर रहे हैं रोज़मर्रा की, कोशिश करें उसको तेज़ कर दें। हाँ जी। तेज़ कदमों के साथ चलें, उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। उसमें ये है कि आपको हल्का सा पसीना या साँस चल रहा है तो इसका मतलब आपकी वर्जिश है। जी। दूसरा ये है कि अगर आप
कि ऐसी इमारत में रहते हैं, रिहाइश आपकी ऐसी जगह जहाँ पे लिफ्ट वगैरह होती है, तो लिफ्ट को छोड़ के कोशिश करें सीढ़ियों पे को इस्तेमाल करें, ये भी एक बेहतरीन वर्जिश है। तीसरा ये है कि अगर आपका आना जाना गाड़ी पे है, बाइक पे आप जाते आते हैं, कोशिश करें कि अपनी गाड़ी बाइक को अपने मुकर्रर जगह से दूर पार करें और वहाँ से पैदल अपनी मुकर्रर जगह पे जाएं, ऑफिस में जाते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं। तीसरा ये है कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजिंग। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजिंग से मुराद ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा आशना है वर्जिश से, तो हम उन्हें कहते हैं कि वेट्स उठाया करें, जिम लगाएं डेली। जितना जिम आप इस्तेमाल करते हैं कि आपके पट्ठों को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। जी ग्लूकोज आपको कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो मैं बताया नाश्ता उधर से मिल रहा होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है आपके जिस्म में, वो आपके पट्ठे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो चर्बी की सूरत में जिस्म में जज्ब नहीं होता और आपका जो वेट है वो कम भी होता है और साथ जो है वो बॉडी फिगर आपका बेहतर रहता है बीच में। तो इसलिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि 30 मिनट वर्जिश जो है वो डेली करें, और अगर आप 30 मिनट डेली करते हैं तो उसको हफ्ते में 5 दिन करें, लेकिन 2 दिन इकट्ठा नागा नहीं करना। एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन इकट्ठा नहीं करना। अगर आप इसको इख्तियार करते हैं तो 5 डेज अ वीक इसको करें। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं रेज करूंगा। डॉक्टर कहते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि फाइबर इनटेक अपनी ज़्यादा कर दें, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, फाइबर जो है वो आपकी खुराक में एक इनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है जिसम इसको जज्ब नहीं कर पाता। जैसा मैंने बताया कि आप ले रहे हैं एक प्लेट, उसके में दाल है, चावल है, सब्जी है। अब दाल जो है वो प्रोटीन है, चावल जो है वो कार्ब्स हैं, और आपका जो सब्जी है उसके अंदर सलाद जो है उसके अंदर एक कंटेंट है जिसको हम फाइबर कहते हैं, वो मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और शुगर जो है उसमें बहुत कम होती है। फाइबर इनडाइजेस्टेबल है, उसका काम क्या होगा कि आपकी जो चावल के अंदर मौजूद शुगर है उसको एकदम खून में शामिल होने से रोकना। तो फाइबर जो है वो आपके खून में शुगर को एकदम शामिल होने से रोकता है, जिसकी वजह से पेशेंट का कंट्रोल डायबिटीज़ का अच्छा रहता है, उसका शुगर इनटेक अच्छा रहता है। और शुगर अगर विद इन रेंज आ रही है तो वो एक्सरसाइज के थ्रू उसको कवर कर लेता है, उसको इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके खून में ज़ायद शुगर नहीं जाती। इसका मतलब है कि उसके खून में चर्बी का तनासुब भी कम हो जाएगा, क्योंकि यही ज़ायद शुगर अगर इस्तेमाल नहीं होती वो चर्बी में तब्दील होती है। इसलिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी खुराक के अंदर। जी। और इसमें जो डायबिटिक पेशेंट है इसके लिए डाइट प्लान को अगर थोड़ा सा एलेबरेट कर दें आप। देखें, डायबिटिक पेशेंट्स में जैसा मैं बताया, कार्ब, प्रोटीन, फैट, एक बैलेंस डाइट ले, ठीक है। जब भी आप खुराक ले रहे हैं कोशिश करें, जैसा ये प्लेट का मैंने एग्जांपल मिसाल दी थी, आप ऐसा तनासुब रखें जिसके अंदर आपके नशास्ता भी हो, प्रोटीन भी हो, चर्बी भी हो। हाँ जी। अब इसमें प्लेट की अगर बात करूं तो यही चीज़ थी कि इसमें चावल कार्बोहाइड्रेट, नशास्ता था जो आपको ग्लूकोज, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। जी दाल जो है प्रोटीन है, सब्जी जो है सलाद है, और दाल जो है वो तेल के अंदर बनती है, तेल जो है वो चर्बी है। हाँ जी। ठीक है, अब इन सब का एक तनासुब लेना है। अगर आप इसको विद इन द रेंज लेते हैं तो उसको आपका ये मुनासिब डाइट है। इसको लिए हम एक और इस्तेलाह यूज़ करते हैं कि पोर्शन साइजेस अपने, जी जी। ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं कि अब जब आप भी प्लेट बनाएं तो 1/4 हिस्सा आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, जिसमें चावल आ गए या रोटी आ गई। 1/4 हिस्सा आपने सालन की सूरत में, प्रोटीन है, दाल है, मुर्गी है, मछली है, अंडा लेना है, ठीक है। और ये 2 हथेलियों के बराबर आपने क्या लेना है, सलाद लेना है, हाँ ठीक है। जी। ये चीज़ जिसको हम फाइबर कह रहे हैं, रिच, इसको 2 हिस्सों में, मतलब 1/4 हिस्सा ये, 1/4 हिस्सा प्रोटीन, और 2 हिस्से जो है ना आपने सलाद के लेने। इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के आए एक डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए, और उसको अपनी खुराक को मुख्तलिफ हिस्सों में दिन के तकसीम करना सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का है। और मुफीद मालूमात का। हम्म। थैंक यू।